नीट एक तरह का महाकुंभ है। कि एनटीए कभी भी बड़े बदलाव कर देती है। हाँ, दो ही कैटेगरी है जिनको सीट मिलती है इंडिया में। हम्म, एक तो जिनकी बहुत अच्छी रैंक है हम्म, और एक जिनके पास या जिनके पेरेंट्स के पास कोई बैंक है। अच्छा। जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं अभी के टाइम पे? क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और जो समय है वो भी चेंज हुआ है कि अब केवल हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन आएंगे। पहले 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता था पेपर पूरा करने के लिए, अब केवल वो 3 घंटे का है। मतलब 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने। मोटा मोटी अगर हम देखें तो जस्ट डबल हुई है, लेकिन यहाँ पे छात्रों की संख्या 3 गुनी हो गई। 3 गुना हो गई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ में नेक्सस ओवरसीज के फाउंडर सर रवि सिन्हा सर है, और ये शिक्षा जगत की एक खास शख्सियत है जिन्होंने 20 साल का अनुभव है जिनको शिक्षा जगत में, और इनसे गाइडेंस लेकर के हजारों स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना जीवन सफल बनाया है। यानी कि इनके गाइडेंस है, सफलतम गाइडेंस है, और इनको 20 साल का अनुभव है शिक्षा जगत का। तो आज हम सर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं अभी के टाइम पे, उनकी जानकारी लेंगे। और किस तरीके से आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, और भी कई सारी बातें हम सर के साथ में करने वाले हैं। तो वेलकम है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अखिलेश जी, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि 20 साल में जो अनुभव मुझे मिला है और मैंने जो सीखा है उसको मैं शेयर कर सकूं। और जिस तरह से आजकल आईटी का युग है वैसे तो, और वहाँ पर लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाती है, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि उसमें भी सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। कन्फ्यूजन हाँ, ज़्यादा हो जाता है। कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो आज उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, हमारी भी वही कोशिश है कि हाँ, बच्चों तक जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल पहुंचे। और बिल्कुल। बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर अभी 2025 में नीट में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। पहले भी 2024 में आपने देखा होगा कि पेपर का लीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इतना प्रोटेस्ट वगैरह चला, सब कुछ हुआ, लेकिन बच्चों को फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मोटिवेशन डगमगाया हुआ है बच्चों का। और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस है पहले से अभी तक, आप थोड़ा बताइए। देखिए, नीट एनटीए ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में जो सबसे बड़ी बदलाव की जो बात कही है वो है क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और जो समय है वो भी चेंज हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो पहले आया करता था, कोविड के बाद में थोड़ा सा चेंजेज आया और उसमें एनटीए ने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सभी विषयों में लगभग 50-50 क्वेश्चंस आते थे, और जिसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स के पास में एक ऑप्शंस होते थे कि चलो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी 2025 में एनटीए के नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये है कि अब केवल हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस आएंगे और मैंडेटरी है, आपको कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मतलब ऑप्शन और ऑप्शन बी वाले जो ऑप्शन थे वो ख़त्म हो गए, केवल एक ही तरह का पेपर आएगा। और दूसरा एक जो बड़ा बदलाव है वो समय को लेकर है। पहले 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता था पेपर पूरा करने के लिए, अब केवल वो 3 घंटे का है। मतलब 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने, 1 मिनट केवल आपके पास है एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन को करने के अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि नीट में बैठने वाले बच्चों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का सही होना और एक क्वेश्चन के गलत होने में भी आप हजारों लोगों के या तो नीचे आ गए या फिर ऊपर चले गए। मतलब आपकी मेरिट एक क्वेश्चन सही और गलत होने पर भी थाउजेंड्स नंबर पे क्या होती है, वेरी कर। सर एक अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों की कि अपार आईडी चाहिए रहेगी, तो इसका क्या सिस्टम है अभी के समय में? सर वैसे तो अपार आईडी आप अपने डिजी लॉक में जाएंगे तो आपको आपकी अपार आईडी मिल जाएगी, लेकिन जिन लोगों की अपार आईडी नहीं है तो उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंडेटरी नहीं रखा है। अब एनटीए ने वापस से एक सर्कुलर निकाल दिया है कि जिसमें अपार आईडी की ऐसा कोई आवश्यकता अभी नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकती है। और लेकिन आप आधार से अपना, जो आपका आधार में जो नाम फादर का नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वही आपके 10th में होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी थोड़ा बहुत चेंजेज है तो मेरी ये एडवाइस है कि आगे जाके भी कहीं दिक्कत ना आए, उसके लिए आप आधार को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट को अपडेट कराने का एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो बेटर यही है कि आप अपने आधार में वो चेंजेस कर लें
और उसी के ब्याह पर आप सारे फॉर्म्स वगैरह भरें। बिल्कुल, ये ज़रूरी है क्योंकि एनटीए कभी भी बड़े बदलाव कर देती है और स्टूडेंट्स की चिंता वहाँ से बढ़ जाती है बढ़ जाती है छोटी-छोटी और चीज़ों में। सर मैं अभी के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछूँ कि अभी के टाइम पे नीट क्या है? और 5-10 सालों में आपने 20 सालों से जुड़े हुए हैं, तो रिसेंटली जो 5-10 साल है इसमें क्या-क्या बड़े बदलाव आए हैं? क्या अंतर आया है? देखिए, अगर अभी के बारे में बात किया जाए तो अभी नीट एक तरह का महाकुंभ है। जिस तरह से महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, वैसे नीट में भी लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं। और पिछले 9-10 सालों में नीट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो बदलाव आया है छात्रों की संख्या। 2016 का अगर डाटा आप उठा के देखेंगे तो 2016 में करीब 8 लाख बच्चे नीट में अपीयर हुए थे, और समय के साथ बढ़ते बढ़ते 2024 में अगर हम देखें 9 साल बाद में, तो उनकी संख्या करीब 24 लाख हो गई। तो लगभग 3 गुना स्टूडेंट क्या हो गए, पिछले 9 सालों में बढ़ गए। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 145 था 2016 में जनरल कैटेगरी के लिए, और 2024 में ये कट ऑफ 162। तो कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। ठीक है। अब अगर हम बात करें सीट्स की, तो सीट्स 2016 में लगभग 57,000 सीटें पूरे इंडिया में थी, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और आर्म्ड डिफेंस फोर्सेस के जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वो, एम्स और भी जितनी भी संस्थान हैं जिसके अंदर मेडिकल कोर्स के लिए बच्चा एडमिशन ले सकता है, उन सब की सीट्स अगर हम मिला लेते तो एमबीबीएस के लिए 57,000 ही सीट थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 1,10,000 के आसपास 2024 में हो गई थी। ये रफ आइडिया है, मतलब 2024 के अंदर जितने नए मेडिकल कॉलेज खुले उन सबको अगर हम शामिल कर लें तो लगभग 1,10,000 सीट। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो जस्ट डबल हुई है, लेकिन यहाँ पे छात्रों की संख्या 3 गुनी हो गई। 3 गुना हो गई है। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन बढ़ गया, और आपको जो मेहनत है वो डबल करनी है अब। सर कंपटीशन की बात आप कर रहे हैं अभी, तो कंपटीशन का पता है कि बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि पिछले टाइम पे जो देखा 720, मेरे दिमाग से अभी भी वो नहीं निकल रहा कि इतने बच्चों ने अचीव किए हैं वो। हाँ, वो भी 67 बच्चों ने किया। वो भी हाँ, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो सीट से किनको मिलने वाली है ये? देखिए सर, अगर हम नीट को 2 शब्दों में इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करें तो 2 ही कैटेगरी है जिनको सीट मिलती है इंडिया में। एक तो जिनकी बहुत अच्छी रैंक है, और एक जिनके पास या जिनके पेरेंट्स के पास कोई बैंक है। अच्छा। मतलब बैंक का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जिनके पास फंड की अवेलेबिलिटी है, अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो उनको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो केवल उन्हीं को ही सीट मिलनी है जिनके पास बहुत अच्छी रैंक है। बिल्कुल। और वो रैंक लाने का मतलब है कि आपको 680 मार्क्स के ऊपर ही रहना है, तभी जाके आपको कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी, डंग की मनपसंद की थोड़ी। मनपसंद की सीट मिलेगी, जहाँ आपको अच्छी पढ़ाई हो पाए। उसके नीचे अगर हैं तो फिर बैंक की हेल्प लगेगी। और अगर आपके मार्क्स कम हैं, मीडियोकर हैं आप, मान लीजिए, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 300, 200 से लेके 500 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं, उन बच्चों के पास में ना तो बहुत अच्छी रैंक है, और अगर उनके पास बहुत अच्छा कोई फंड का अरेंजमेंट नहीं है, तो वो बच्चों में टैलेंट तो है। टैलेंट से मतलब है कि 250-300 नंबर जो बच्चा नीट में ला रहा है वो भी डॉक्टर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता, या उस सिलेबस को पूरा नहीं कर सकता, या वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पास फंड नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सर ऐसे बच्चे जो है जिनके रैंक भी नहीं आ रही, मतलब कि टॉप रैंक भी नहीं आ रही और फंड भी उनके पास नहीं है, मीडियोकर बच्चे हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं, 2-3 साल उन्होंने बिगाड़ भी दिए, या हो सकता है कि वो आगे मतलब करना नहीं चाह रहे हो कि बस हो गया हमारा, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन क्या है सर? सर, ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और देखिए, जीवन में हमेशा आप कुछ भी करें, मैं केवल नीट की बात नहीं करता, आप जीवन में कोई भी काम, आज सुबह उठे, आज हमारा कोई टारगेट है, तो उसमें उस टारगेट को करने से पहले उसका प्लान बी भी प्लान करें। कोई जीवन में जिसके पास बैकअप नहीं होता,
आजकल हम घरों में भी इन्वर्टर लगाते हैं कि लाइट चली जाए तो उसका भी बैकअप प्लान हर घर में आजकल होता है। तो बैकअप प्लान लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपको आपके स्ट्रगल को कम करता है, आपका समय बचाता है और आपको सक्सेस की तरफ जल्दी पुश करता है। तो आपको लाइफ में प्लान बी भी बनाना चाहिए। तो नीट वाले बच्चों के लिए क्या प्लान भी हो सकता है? सर देखिए, प्लान बी डिसाइड करने के लिए बहुत थोड़ी सी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका। तो ये 3-4 बातों को ध्यान रखते हुए और एक अच्छे काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं, जिनके साथ आप डिस्कशन करके अपना प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं। सर आजकल के बच्चे, मोस्टली हम जिन बच्चों से बातचीत करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि एमबीबीएस, बस मैं नीट कर रहा हूँ तो मेरे को एमबीबीएस करना है, अगर वो नहीं करा तो मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने बायो सब्जेक्ट लिया है, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए बायो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और वो बच्चा पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहा है और डॉक्टर बनने का सपना रखता है, तो बहुत अच्छी बात है। बायो सब्जेक्ट लेने का मतलब नीट में अपीयर होना, डॉक्टर बनना, ये किसी के लिए भी प्राइमरी उद्देश्य हो सकता है, प्राइम मोटिव हो सकता है, लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बायो लेने के बाद बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं और वो भी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होती हैं। जैसे आप बीडीएस कर सकते हैं एक डेंटिस्ट बनने के लिए, आप बीएचएमएस कर सकते हैं जो होम्योपैथी डॉक्टर बनता है, बीएमएस कर सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए, बीपीटी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा फील्ड है आज की तारीख में। इसके अलावा आप वेटनरी में जा सकते हैं, आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप यूनानी मेडिसिन कर सकते हैं, आप चाहें तो नर्सिंग पे जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी और कई फील्ड हैं, जैसे आप आगे जाके बीएससी बायोटेक कर सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, आप चाहें तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बायोटेक की इतनी डिमांड है, जितनी एक डॉक्टर की डिमांड है उतनी बायोटेक की डिमांड है। और एक और ऐसा फील्ड अभी आने वाला है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी। डॉक्टरेट इन फार्मेसी जो फार्मा डी जिसको बोलते हैं, ये भी 4.5 साल की पूरी जितनी एक डॉक्टर की पढ़ाई है वैसी ही पढ़ाई है, बट ये जो है ये फार्मेसी बेस है और इसके अंदर जब आप कोर्स कर लेंगे तो आप किसी भी कंपनी में या किसी भी हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के रूप में आप काम करें। तो ऐसे और भी कई सारे फील्ड हैं जिन फील्ड्स पे आप काम करके और उन कोर्सेज को करके आप अपने जीवन को बहुत सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और समाज में एक अच्छी रेपुटेशन ले सकते हैं, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो एमबीबीएस नॉट ए सिंगल ऑप्शन फॉर बायो स्टूडेंट। सर आपने ऑप्शंस इतने सारे बता दिए बच्चों के लिए, हो सकता है बच्चों को पता नहीं हो, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उनको अभी पता लग गया इससे कि आपके पास ऑप्शन बी में इतनी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक ऑप्शन की और बात करूंगा जो कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, और बच्चे उसको सेलेक्ट भी कर रहे हैं। कई बच्चे देखे हमने, और इसकी एजेंसीज है बहुत सारी, जो कि है अब्रॉड एजुकेशन, मतलब बाहर जाके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ये कितना सही है और कैसे इसको किया जा सकता है? देखिए, अब्रॉड एजुकेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है और मैं ये कहता हूँ कि इस विकल्प को एक बार ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, इंडिया में जो सीट्स की स्थिति है उस स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छे नंबर और कई बार बहुत अच्छा पैसा होने के बावजूद भी आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सीटें ही बहुत लिमिटेड है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में आपको अब्रॉड एजुकेशन का सहारा लेना चाहिए। लेकिन बस इसमें एक छोटी सी बात है और ये मेरी एडवाइस है कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट को किसी के बहकावे में या किसी के केवल कहने सुनने वाली बातों पर ना आकर कोई कॉलेज या कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए, बजाय उसको अपनी समझ से कॉलेज और कंट्री का सिलेक्शन करना चाहिए। मेरा सबसे मेन पॉइंट यही है सर, क्योंकि अभी के टाइम पे इसी नाम पे इतने फ्रॉड होते हैं बच्चों के बिल्कुल हो साथ, रहे हैं। और वहां जाने के बाद पता नहीं क्या होता है, वो मैं समझ नहीं आपको आता। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एनएमसी की वेबसाइट पे जाना है। एनएमसी की वेबसाइट पर एक सर्कुलर डला हुआ है जो 18 नवंबर 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि विदेश में जाकर पढ़ने वाले बच्चों को किस तरह का कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, किसकी डिग्री यहाँ आने के बाद मान्य होगी, किसकी डिग्री यहाँ पर आने के बाद मान्य नहीं होगी। तो उसमें कुछ नियम हैं, कुछ सर्कुलर में कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी
विशेष जानकारी आपको लेने के बाद आपको कॉलेज और कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये होना भी चाहिए और मेरी भी इच्छा है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बने कि एब्रॉड एजुकेशन जो है उसमें कैसे बच सकते हैं बच्चे फ्रॉड वगैरह बिल्कुल बिल्कुल, उसका बहुत सिंपल तरीका और मैं बिल्कुल उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उसको करने के बाद आप जब भी जाएं, जब भी कोई कॉलेज सेलेक्ट करें तो उन बातों का ध्यान रखें। 10-15 पॉइंट्स हैं जिनको आप क्रॉस चेक कर लें, अगर वो सब कुछ आपको सही लगते हैं तो आप कॉलेज या कंट्री सेलेक्ट करिए और बिल्कुल आप अपना सपना इसके माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो सर हमने बहुत सारी बातें कर ली है, प्लान बी के बारे में बात कर ली है, एब्रॉड एजुकेशन की हमने बोली दी है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। अगर बच्चों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, बिल्कुल इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन्हीं के आंसर हम उसमें देने वाले बिल्कुल हैं। लास्ट में जो आपने इतने बच्चों को गाइड किया है आपके करियर में और अच्छे जगह पे रहे हैं, उनके नीट भी क्लियर हुई है और अच्छे डॉक्टर भी है अभी के टाइम पे, एमबीबीएस की किया हुआ है उन्होंने। अभी के टाइम पे जो नीट एग्जाम आ रहा है लगभग 90 दिन बचे हैं मात्र, इसमें बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि नीट से जुड़े हुए हैं आप और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इसके मामले में, तो क्या टिप्स वगैरह रहेंगे पेपर के टाइम पे बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप आज से, जब से वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर और जितना समय बचा है, 4 मई को पेपर है, तो आप उसमें जो आपके स्टडी के आवर्स हैं वो काउंट कर लें एक बार कि यार मेरे पास इतने घंटे बचे हैं। और जितने आपके टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, कमज़ोर टॉपिक हैं, उन पे उसको डिवाइड कर लें कि हर टॉपिक को कितने घंटे मुझे देना है। तो उसको आप पेपर पे लिखें, सोचें नहीं, उसको पहले आप क्या करें, एक चार्ट बना लें। और टाइम मैनेजमेंट, मतलब सबसे पहला टिप ही यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट देखें और बचे हुए समय पर आपको जितने टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं जिनको रिपीट करना है, वापस से पढ़ना है, उनको एक एक कितने आवर्स आपको असाइन करने हैं वो असाइन कर दीजिए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रखें और किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी से बहुत बुरी दुश्मनी है, वो सब दिमाग से निकाल दें। थर्ड, आप एक ऐसे व्यक्ति, हर व्यक्ति के जीवन में एक कोई ना कोई उसका मेंटर होता है या उसका एक फेवरेट पर्सन होता है। वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मदर, फादर, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति एक ऐसा हो सकता है जिससे बात करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। उससे इन दिनों में आप विशेष तौर पे कनेक्टेड रहें और जब समय मिले आप थोड़ी सी, पूरे दिन भर में एक समय ऐसा रखें कि उनसे बात करें, वो आपको रिचार्ज करता रहेगा। कि आप भी एक पेरेंट्स है और तो किस तरीके की फीलिंग होती है और क्या पेरेंट्स का एक दायित्व होता है? मैं आपको यही बताऊं कि आप पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जो मंशा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि नीयत, अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स की जो नीयत होती है वो सबसे अच्छी नीयत होती है। वो उस बच्चे में हमेशा ग्रोथ ही देखना चाहता है। जब घोड़े की दौड़ होती है तो जॉकी जो होता है वो चाबुक मारता है, किसको? घोड़े को, और उस चाबुक से वो घोड़ा क्या होता है, रेस जीतता है। तो पेरेंट्स भी आपके ऊपर अगर चाबुक मार रहे हैं तो उसको आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करिए। आप सोचिए कि वो ग्रोथ के लिए, ना कि आपको किसी डीमोटिव करने के लिए। तो पेरेंट्स का मोटिव हमेशा ये होता है कि उनका बच्चा एक अच्छी ग्रोथ ले, एक अच्छी पोजीशन पे जाए। क्योंकि देखिए, लाइफ में जो आप अचीव करेंगे उसको केवल आप और आप ही एंजॉय करेंगे, आपके पेरेंट्स एंजॉय नहीं करेंगे। आज अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी समाज में जो रेपो बनेगी वो आपकी बनेगी, ना कि आपके पेरेंट्स की। होल लाइफ जो उसका लग्जरी, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो सब आपके लिए है और वो आप ही का होगा। वो ना आपके भाई का है, ना किसी बहन का है, ना आपके पेरेंट्स का है। बस वो देख के खुश होंगे कि हाँ, इसने एक सफलता प्राप्त करी। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद लिए। आप सभी का बहुत बहुत। तो भैया कमेंट करो और बताओ हमें कि क्या जानकारी बाकी नीट के बारे में अब आपको चाहिए। हम आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियोस लेकर आएंगे, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।